हेलो दोस्तों, मैं हूं रवीश चौधरी, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। और आपके लिए कुछ समय से फाइनेंशियल अवेयरनेस पे वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज का विषय बड़ा गंभीर और इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचा हुआ है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और ये फिगर बढ़ती जा रही है। ऐसी रिपोर्ट जिसने अडानी साहब को चौथे से सातवें नंबर पे ला के गिरा दिया है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में। और हम बात करेंगे ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स लगभग 20% तक गिरा दिए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी न्यूयॉर्क में बेस्ड कंपनी है जो 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और अभी तक 16 कंपनियों के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दे रखी है। इन रिपोर्ट्स में ट्विटर भी शामिल है और निकोला भी शामिल है। निकोला, याद दिला दूं, एक ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत सारा पैसा निवेशकों से उठा लिया था, ये कह के कि उनके पास एक रेवोल्यूशनरी ईवी व्हीकल्स हैं, जबकि इनके पास एक भी व्हीकल नहीं थी। इस कंपनी की माने तो इन्होंने लगभग 2 साल इस अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे अध्ययन किया है। और आधा दर्जन विदेश इंटरनेशनल ऑफिसेस अडानी की साइट्स को विजिट किया है। और इस अध्ययन के बाद ये कंपनी ये दावा कर रही है कि लगभग 1,38 करोड़ का घोटाला यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस कंपनी के माने तो अकाउंटिंग फ्रॉड, पीएमएलए, टैक्स एवेजन और रेगुलेशंस न फॉलो करने का आरोप इन्होंने लगाया है। इस रिपोर्ट को हम डिटेल में जानने से पहले मैं आपका ध्यान इस रिपोर्ट के हेडलाइन पे लाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री कह के संबोधित किया है। हालांकि ये रिपोर्ट कैसी है, इस रिपोर्ट में क्या है, इसको डिटेल में जानने से पहले मैं आपको कुछ बिंदुओं को समझाना चाहता हूँ। जो इस रिपोर्ट की समरी है वो बताना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो दावा किया गया है वो कहा गया है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स ओवर प्राइज्ड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। लगभग 85% तक ओवर वैल्यूएशन बताई गई है इन शेयर्स में। इसका बेस उन्होंने रखा है नेगेटिव एफसीएफएफ, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, और रेशियो एनालिसिस का। इन्होंने ये दावा किया है कि जो रेशियो एनालिसिस यानी पीई रेशियो, प्राइस बटा सेल्स रेशियो, ईवी अपॉन इबिटा रेशियो, अगर हम इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूं तो लगभग उनका पी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से 42 गुना ज़्यादा है। वहीं अडानी टोटल गैस की बात करूं तो प्राइस अपॉन सेल्स का रेशियो लगभग 140 गुना ज़्यादा है इंडस्ट्री एवरेज से। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि इस कंपनी का 7 में से 5 कंपनियां का करंट रेशियो एक से भी कम है। करंट रेशियो होता है ऐसे एसेट्स जिसको आप तुरंत डाइल्यूट करके पैसा निकाल लें, और बटे ऐसी लाइबिलिटी जिसको आपको एक साल में देनी होती है। यानी एक साल के जो एसेट्स आपको रियलाइज करते हैं कैश फंड्स, और एक साल की लाइबिलिटीज जो आपको देनी पड़ती है, इसके रेशियो करंट रेशियो कहते हैं। और ये दावा किया है कि 7 में से 5 कंपनियों का करंट रेशियो एक से भी कम है। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि इन कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि बैंक का एक्सपोजर अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा नहीं है। और गौतम अडानी इस एक्सपोजर को और भी कम करते हुए ला रहे थे। लगभग 33% का बैंक एक्सपोजर है अडानी ग्रुप में, जिसमें अगर आप देखें तो जो टर्म लोन है वो तकरीबन 20% है। बाकी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है, जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षित है। उसके बाद अगला आरोप, जो गंभीर आरोप ये लगाया है कि अडानी ग्रुप लगभग 75% से ज्यादा होल्डिंग अपनी लिस्टेड कंपनियों में रखती है। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा अपने पास शेयर्स नहीं रख सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट के दावे के हिसाब से अडानी ग्रुप ने शेल कंपनीज द्वारा इस फिगर्स के काफी आगे पहुंच चुकी है। उसके बाद इस रिपोर्ट में इन्होंने मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जो मैनेजमेंट है अडानी ग्रुप का, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट जिनका रिकॉर्ड सही नहीं है, जो किसी ना किसी फ्रॉड में थे या किसी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट बन चुके थे, और उस पे इन्होंने प्रश्न उठाए हैं। उसके बाद इन्होंने
ये भी एक आरोप लगाया है अडानी ग्रुप पे कि ये एक संयोजित तरह से अपनी शेयर्स की डिमांड को इंक्रीज करते थे। मसलन मैं आपको बताऊं तो इनका कहना है कि भारत से पैसा विदेश में शेल कंपनीज को भेजा जाता था जो मॉरिशस, यूएई और केमन आइलैंड में है। वहां से एक एक पैटर्न में शेयर्स की परचेज और सेल होती थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने, अडानी के ग्रुप ने एक निश्चित शेयर्स को बेचे और दूसरी शेल कंपनीज जो मॉरिशस में है उसने वो शेयर्स खरीदे। इस प्रकार एक डिमांड क्रिएट की गई, नकली डिमांड क्रिएट की गई शेयर्स की, जिसकी वजह से जो उसके शेयर्स हैं वो और तेजी से भागने लगे। उसके बाद एक आरोप और लगाया है इस रिपोर्ट में, वो कहा है इनएडवोकेट कंप्लायंसेस के बारे में। उन्होंने कहा कि सेबी, उन्होंने सीधे तौर पे सेबी को भी इसका गुनहगार ठहराया है। उन्होंने सेबी पे भी ये बात करी है कि सेबी के कुछ एम्प्लॉयज या सेबी नहीं चाहती है ये फ्रॉड उजागर हो। हालांकि ये सिरे से गलत, मैं बोलता हूँ सरकार, सेबी का कोई भी इसमें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये रिपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये ज्यादातर शिकायतों से भरी है। फैक्ट्स की बात करूँ तो इसमें फैक्ट्स कम है। ये बात करती है उन उन चीजों के बारे में जो अभी स्थापित नहीं हुए हैं, जो अभी तक प्रूफ नहीं हो चुके हैं। तो आइए हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और हम सीधे रिपोर्ट की डिटेल्स के बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। डिटेल जाने से पहले मैं इस रिपोर्ट के डिस्क्लोजर के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट का डिस्क्लोजर जो उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च वी हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन अडानी ग्रुप कंपनीज थ्रू यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब इनकी जो पोजीशन है, इन्होंने 2-3 दिन पहले इस रिपोर्ट को देने से पहले बेच दिया होगा शेयर, और आज जब इतने शेयर गिर चुके हैं तो वो मुनाफे में है, और भी गिरता जाएगा तो और भी मुनाफे में रहेगा। इस पॉइंट को याद, इस सोच के दिमाग में रख के हम इस रिपोर्ट को समझेंगे। आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले कहा था, ये काफी शिकायतों से भरी हुई रिपोर्ट है। इसमें फैक्ट्स कम है। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो इन्होंने रेशियो एनालिसिस और एफसीएफएफ की बात की, यानी कैश फ्लोज की बात की है। अडानी इंटरप्राइजेस के जो स्टॉक्स जो 3 साल में बढ़े हैं उसको इन्होंने यहाँ पर उजागर किया है कि किस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर्स एकदम से बढ़ गए थे। अगर हम बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस लगभग 1398% 3 साल में गेन कर चुका है। वहीं अडानी टोटल गैस लगभग 2121% गेन कर चुका है। इस तरह से ये कंपनीज है जिन्होंने भारी मजबूती देखी थी अपने 3 सालों में। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अडानी को जिस प्रकार के टेंडर्स मिल रहे हैं तो ये वाजिब है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो इसको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, इस फैक्ट को भी, कि ये एक बिजनेस के मुनाफे या बिजनेस स्टाइल की वजह से बढ़ रहा है या उसके ठेकों की वजह से बढ़ रहा है। अब हम बात करें रेशियो एनालिसिस की जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो ये एक पॉइंट है जिसको हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने, अगर हम बात करें तो अडानी ग्रीन्स का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 815 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का 24x है। वहीं टाटा अडानी पावर 29 टाइम्स है। अडानी टोटल गैस 831 गुना, जबकि इंडस्ट्री पी देखें तो 24x या 20x है। वहीं अडानी विलमार की बात करें तो 90x इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज पी रेशियो है वो लगभग 30x है। इसी तरह बाकी भी इन्होंने रेशियो एनालिसिस दी है, जो एक चिंता की बात है। इसको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज अ फाइनेंशियल एनालिसिस समझने की बात है। बाकी बात करूं, अगर बैंक निफ्टी जिस प्रकार से कल गिरी थी वो उतना इम्पैक्ट बैंक्स पे नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्सपोजर है अडानी का बैंक्स में वो कम है। अब बात करूंगा एफसीएफएफ की, यानी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म्स की, नॉट इक्विटी, फर्म्स की बात कर रहा हूँ। फर्म्स में डिबेंचर होल्डर्स भी शामिल हैं। उसमें अगर आप देखें तो कैश फ्लोज काफी हद तक नेगेटिव है। 3 कंपनी को अगर मैं छोड़ दूं, अडानी पोर्ट्स, अडानी विलमार और अडानी पावर, तो बाकी कैश फ्लोज नेगेटिव है।
इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि बाकी कंपनीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा वो लगाती हैं। हो सकता है उनका जो पैसा लगा वो काफी टेंजिबल एसेट्स में लगा हो रादर देन वो करंट एसेट्स में लगा हो। उसकी वजह से भी ये सिचुएशन पॉसिबल है। और जितना पैसा एक्वायर कर रही है इस समय कंपनी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, इस वजह से ये हो सकता है। लेकिन इस नेगेटिव FCFF को नकारा नहीं जा सकता है। ये कंपनी की सिचुएशन बताती है कितनी लिक्विड है कंपनी और कितना सॉल्वेंट है ये कंपनी। अगर मैं कहूँ कि इसके अलावा इसमें कोई खास इन्होंने कोई फाइनेंशियल एनालिसिस की है तो वो नहीं की है, केवल इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात की है। बाकी इन्होंने शिकायतें करी हैं, बाकी इन्होंने बैकग्राउंड जो इसके प्रमोटर्स हैं उनके बारे में बात करी, जो उनके मैनेजमेंट उसके बारे में बात करी। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने कंप्लायंसेस की बात की थी, तो सेबी के अनुसार कोई भी लिस्टेड कंपनी लगभग 75% तक शेयर्स अपने पास रख सकती है, यानी प्रमोटर 75% तक शेयर्स रख सकते हैं, बाकी 25 उनको पब्लिक में डाइल्यूट करना होगा। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी का ये दावा है कि अडानी ग्रुप 75 से कम, लेकिन इनडायरेक्टली शेल कंपनीज के द्वारा उसके पास 75 से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। और 75% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होने के कारण वो अपने प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक शेल कंपनी ने एक प्रमोटर ने अपनी शेयर्स बेचे, वहीं शेल कंपनी से उसको खरीदे महंगे दाम पे, तो इसकी वजह से धीमे धीमे शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि किस कंपनी के पास कितने प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अडानी विलमार्ट के पास 87.94 शेयर्स हैं प्रमोटर्स के पास, जो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि 75% होने चाहिए। 2025 तक इनको ये लिमिट 75 तक लानी है। वहीं अगर मैं देखूं तो ये तीन कंपनियां, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेज, लगभग 75% के आसपास हैं। ये मैं शेल कंपनीज के पास जो शेयर्स हैं उसको हटा के बता रहा हूँ। ये वो शेयर्स हैं जो प्रमोटर्स ग्रुप ने रख रखे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी और समीर वोरा की भी बात की है। एक उनके छोटे भाई और दूसरे उनके ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी बात की है। ये दावा किया गया है कि ये दोनों कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और दोनों किसी न किसी फ्रॉड में, डायमंड फ्रॉड में या एक्सपोर्ट फ्रॉड में इनको 2 बार गिरफ्तार भी किया है और इन फ्रॉड्स में उनका शामिल होना बताया गया है। इस रिपोर्ट में सीधे सीधे ऑडिटर पे भी सवाल उठाया है, जो मुझे बेबुनियाद लगता है। इन्होंने बोला कि जो ऑडिट फर्म है वो केवल छोटी फर्म, 11 पार्टनर्स की फर्म है, उसमें 26-27 साल का लड़का है, उसने रिपोर्ट साइन की है, और उसकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाया है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि एज के और नंबर ऑफ पार्टनर से कॉम्पिटेंसी को आंका नहीं जा सकता है। हमने पास में देखा है, बिग फोर जो ऑडिट्स की हैं उसमें भी बहुत सारे फ्लॉ निकले हैं। तो इस तरह की बातें कुछ करी गई हैं इस रिपोर्ट में जो मुझे नहीं समझ में आई। हालांकि मैंने आपको बताया ये रिपोर्ट ज्यादातर शिकायतों से भरी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया वो 4-5 पॉइंट है, बाकी वो सिर्फ जो उसकी पूरी मैनेजमेंट है उसमें क्या दिक्कत है, राजेश अडानी कहाँ पर इन्वॉल्व थे, फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, उनको 2 बार गिरफ्तार किया गया कि नहीं, समीर वोरा की बात करी गई है जिन पे डायमंड ट्रेडिंग स्कैम रिपोर्ट हुआ था, DRI फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में भी उनका नाम आया था। इन चीज़ों की उसमें बात की गई है। वहीं विनोद अडानी की भी इन्होंने बात करी है कि वो भी किसी ना किसी डायमंड एंड पावर इक्विपमेंट स्कैम में कहीं ना कहीं सम्मिलित थे, इस तरह की उन्होंने बात करी है। मैं बात करूं अगर ऑफशोर फंड की, किस तरह से इस रिपोर्ट के हिसाब से फंड भारत से बाहर भेजा गया और वापस भारत में लाया गया और शेल कंपनीज द्वारा, और कैसे शेयर्स को बढ़ावा मिला, कैसे शेयर्स बढ़ी, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार से पहले विनोद अडानी ने ऑफशोर्स अपनी एंटिटीज के थ्रू, जो डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने अडानी फैमिली प्राइवेट कंपनीज को, अडानी फैमिलीज के द्वारा जो प्राइवेट कंपनी कंट्रोल की जाती हैं ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज में, उसमें पैसा भेजा गया। उस कंपनीज द्वारा पैसा भेजा गया मॉरिशस, UAE और केवमैन आइलैंड की शेल कंपनीज को, और वो शेल कंपनीज ने दोबारा इस पैसे को एज अ इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में डाल दिया।
कुछ आरोप लगाया जा रहा है, कुछ 6 से 7 ऐसी कंपनीज है जिनके पास काफी मात्रा में शेयर्स हैं अडानी के, और अगर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो वो जो अडानी प्रमोटर्स शेयर एक्वायर करके बैठे हुए हैं, और इन शेल कंपनीज, आरोपित शेल कंपनीज जो इस कंपनी ने बताया है, उनको अगर जोड़ लें तो काफी 75% के ऊपर शेयर होल्डिंग चली जाती है। और ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर 75% के ऊपर शेयर होल्डिंग किसी कंपनी के प्रमोटर्स के पास होती है तो प्राइस फ्लक्चुएशंस में वो पैसा बहुत कमा सकते हैं और ओवर प्राइस वैल्यूज को रख सकते हैं। ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, मॉरिशस कंपनीज जिनका इन्वॉल्वमेंट है, शेयर्स परचेज करके रखा है इन्होंने, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इनके बारे में आरोप लगाया गया। हालांकि ये आरोप उन्होंने सीधा सीधा नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि इनके रिसर्च में, इनके पूरे जो रिसर्च उन्होंने किया उसमें इनको ये पाया उन्होंने, लेकिन इसकी कोई फैक्ट फिगर नहीं लिखी। उन्होंने ये बताया कि जो फैमिली ओन्ड शेल कंपनीज हैं, जो इन्हीं की फैमिली, अडानी के फैमिली या उनके करीबी ने लगा कर ले शेल कंपनीज बनाई है, वो कंपनियां जो फंडिंग मिल रही है उनको, वो अडानी ग्रुप से ही मिल रही है और वापस इसको ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है। और एक आरोप ये और लगाया है, जो शेल कंपनीज है वो एक ही एड्रेस में रजिस्टर्ड है, एक ही दिन या एक ही समय में रजिस्टर की गई हैं, ऐसा भी इन्होंने आरोप लगाया है। और ये बताया कि इन आरोपों के कंक्लूजन पे वो लेकर आए हैं कि अडानी ग्रुप में एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है और ये फ्रॉड दशकों से हो रहा है, ऐसा उनका अंदेशा है। इन्होंने कुछ सेबी और गवर्नमेंट पे भी आरोप लगाए। इन्होंने कहा सेबी भी इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, जो कि मुझे लगता है बेबुनियाद है, गलत है। और ऐसा कुछ नहीं है, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत नियम कानून से चलने वाली संस्था है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है गवर्नमेंट ज़रूर से कोई इन्वेस्टिगेशन ज़रूर चालू कर देगा। यहाँ पर देखिए कुछ नाम है, जैसे धर्मेश दोषी का भी नाम लिया गया है, केतन पारिक का भी नाम लिया गया है, जो इस स्टॉक फ्लक्चुएशंस में, स्टॉक प्राइस बढ़ाने घटाने में जिनका बड़ा नाम पहले से आ चुका है, उनको भी यहाँ पर लिंक किया गया है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को पूरा देखें तो जैसे मैंने बताया कि ये रिपोर्ट ज़्यादातर शिकायतों से भरी है। बैक जो मैनेजमेंट है वो किस फ्रॉड्स में सम्मिलित थे, कहाँ उनका गिरफ्तारी हुई थी, उन सब बारों में किया गया है। और जो मेन पॉइंट थे वही थे, शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, और जो ओवर वैल्यूएशन पीई रेशियो के थ्रू उस एनालिसिस करते हैं वो। इस रिपोर्ट को देखकर समझ के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई में एक बड़ा फ्रॉड है जो आने वाले समय में निकलेगा? और क्या राय है आपकी अडानी ग्रुप को लेकर? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि कौन सा ऐसा शेयर होगा, कौन सी ऐसी कंपनी जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके सामने और लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।